Yes, Jai Shri Ram to one and all. How are you? This is Sapna Agrawal. I think you know me now. Today we will start first chapter of science. This is crop production. I think you know about crop ना. हम खाना खाते हैं, डिफरेंट टाइप के कपड़े पहनते हैं, कॉटन है, सिल्क है, डिफरेंट टाइप के फूड, वेजिटेबल्स सब खाते हैं, बहुत टेस्टी भी लगते हैं। ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? वी ऑल द थिंग्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। यस, वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। अब ये सब हमें प्लांट से मिलता है, तो ऑब्वियसली बात है फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमें क्रॉप प्रोडक्शन को देना चाहिए। एंड एज यू नो वेरी वेल, इंडिया में मोस्ट ऑफ पीपल जो हैं वो क्या करते हैं? खेती ही करते हैं। वाई? अब इतना बड़ा एरिया है, इतने खाने वाले हैं, तो अब खेती तो करनी पड़ेगी। अब नॉर्मली अभी क्या हो रहा है, मैक्सिमम जो फील्ड एरिया है उस फील्ड एरिया को अदर वर्क के लिए, लाइक रेस्टोरेंट बनाना है या हमें कोई मल्टी प्रिपेयर करना है, उसके लिए यूटिलाइज इसका होते जा रहा है। अब क्या हो रहा है, पॉपुलेशन तो इंक्रीज़ होती जा रही है और जो क्रॉप फील्ड है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है। ऑब्वियसली आने वाले समय में क्या होगा, अभी भी हो रहा है कि जो फूड है वो कॉस्टली होते जा रहा है, ग्रेन्स जो हैं वो भी कॉस्टली होते जा रहे हैं। तो अब ऑब्वियसली बात है कि परेशानी तो आनी ही है। और हम क्या करते हैं, प्लेट भर के खाना ले लेते हैं, थोड़ा सा खाते हैं, बाकी डस्टबिन में जाता है। पर आपने कभी सोचा है कि फार्मर्स जो हैं इस फूड को कितनी मेहनत से ग्रो करते हैं, ग्रेन्स को, वेजिटेबल्स को, फूड, हर तरह के फ्रूट्स को कितनी मेहनत से वो ग्रो करते हैं। और इतना कम एरिया बचा है अब हमें इनको ग्रो करने के लिए, तो जितनी रिक्वायरमेंट है आई थिंक उतना ही हमें यूज़ करना चाहिए। यदि हम इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं कि किस तरह से क्रॉप प्रोडक्शन होता है, उसके लिए सोइल हमें किस टाइप की प्रिपेयर करनी है, और प्लांट्स को जो न्यूट्रिशन मिलता है बहुत अच्छा प्रोडक्शन पाने के लिए वो कैसे होना चाहिए। इसमें आप लोग देखना, यदि कोई खेतों में गया होगा, ऑब्वियसली गए होंगे, और बहुत सारे बच्चों के घर में तो उनके खेत भी होंगे, खेतों में भी गए होंगे वो। आप लोग देखेंगे कि जब क्रॉप का प्रोडक्शन होता है या जब छोटे छोटे पौधे ग्रो करते हैं तो उसके साथ साथ में कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी ग्रो कर जाते हैं जिन्हें हम वीड्स कहते हैं। अब ये अनवांटेड प्लांट्स जो हैं उनको हटाना भी ज़रूरी होता है। तो क्यों हटाएं भाई? उग रहे हैं तो उगने दो, ग्रो कर रहे हैं तो करने दो, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव दीज प्लांट्स, क्योंकि ये हमारे क्रॉप के लिए हार्मफुल हो सकता है। क्यों हो सकता है, कैसे होता है, क्यों रिमूव करना है, ऑल द थिंग्स वी विल सी इन दिस चैप्टर। ओके, आई थिंक आप लोगों ने थोड़ा बहुत चैप्टर रीड भी करा होगा। फ्रॉम द बिगिनिंग विल सी पहेली एंड बूझो went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. पहेली और बूझो अपने घर गए थे, वेकेशन मनाने गए थे अंकल के घर में, और वो अंकल क्या है, फार्मर हैं। ओके, वो फार्मर हैं, अब वो खेती करते हैं। अब वो पूछना चाहते हैं कि भाई खेती कैसे होती है। दे आर टेकिंग इंटरेस्ट, कि वो खेती में इंटरेस्ट ले रहे हैं। One day they saw some tools like खुरपी, sickle, shovel, plow, etc. in the field. I want to know where and how we use these tools. हम किस तरह से इन टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट बात, आप में देख सकते हैं तरह तरह के टूल्स का यूज़ हो रहा है यहाँ पर, खुरपी का, सिकल का। आई थिंक यू कैन सी एट योर होम ऑल्सो ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स वॉट एवर आर यूज्ड। जनरली हमारे घरों में जो छोटे मोटे गार्डन होते हैं वहाँ पर हम यूज़ करते हैं फावड़े का, गेती का, खुरपी का। इसी तरह के टूल्स जो हैं वो लार्ज एरिया में भी यूज़ किए जाते हैं। ओके, You have learned that all living organisms require food. Plants can make their food themselves. You know, 7th class already I have told you
plants make their own food and that's why these are called autotrophs. These are called autotrophs. But यदि हम हमारी बात करते हैं, we are not autotrophs because we are unable to prepare our food. हम डिपेंड है प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. किस तरह से? इनडायरेक्टली आप कैसे डिपेंड है? आप अपना फूड तो प्रिपेयर कर रहे हैं, फूड तो प्रिपेयर कर रहे हैं किचन में, लेकिन उसके लिए जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, क्या वो रॉ मटेरियल आप ग्रो कर सकते हैं? नो, यू कांट. इनको कौन ग्रो करता है? प्लांट्स. So that's why plants are called autotrophs, but we are heterotrophs. So indirectly we are dependent, and directly how we are dependent on the plants? If you are eating directly raw materials, like यदि आप कच्ची सब्जी डायरेक्टली खा रहे हैं, like कैरोट, ये गाजर आपको डायरेक्टली प्लांट से आपने तोड़ी और आपने खा ली, तो डायरेक्टली यू आर ईटिंग ना फ्रॉम द प्लांट, तो डायरेक्टली यू आर डिपेंडेंट. यदि हम कुछ कैटल्स की बात करते हैं, लाइक बफेलो, काउ, गोट, सो दे ईट ग्रास, अब वो घास खाती हैं, सो डायरेक्टली दे आर गेटिंग फ्रॉम प्लांट ना. सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर डिपेंडेंट ऑन द plant. And in 7th class already I have told you about this one, heterotrophs and autotrophs. And one more thing I told you, by the process of photosynthesis they prepare their own food, and this process is photosynthesis. And why it is called photosynthesis? Because it is done only in the presence of sunlight, and sunlight is the used source of light for all the living organism. Yes, इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में सन जो है, दिस इज़ वन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट, एंड विदाउट दिस वी कांट सर्वाइव. इट मीन्स सन लाइट के बगैर हम अर्थ पर लाइफ को तो इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं, और यदि प्लांट भी नहीं होंगे अर्थ पे तो भी आप लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते हैं. वाई? बिकॉज वी गेट लिविंग एयर, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन गैस जो है वो हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट्स के ही थ्रू मिलती है. व्हेन दे शो दिस प्रोसेस photosynthesis, so in this process they release oxygen gas, and this oxygen gas which is called living air, this is used by us, okay, for breathing process. So that's why it's very important ना. तो प्लांट्स तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, दिस थिंग यू नो वेरी वेल, ठीक है. और विदाउट प्लांट वी कांट लिव ऑन द अर्थ, क्योंकि हमें खाना भी इसी से मिल रहा है, लिविंग एयर भी इसी से मिल रही है ऑब्वियसली. और हमारा जो भारत है वो कृषि प्रधान देश है. कृषि प्रधान देश इट मीन्स जो मैक्सिमम लोग हैं 60 to 70 जो पर्सन है वो एग्रीकल्चर, क्रॉप प्रोडक्शन पे, खेती पर ही डिपेंड है. ओके, यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर food. Plants can make their food themselves. Plants अपना खाना खुद बना सकते हैं, लेकिन हम अपना खाना खुद से नहीं बना सकते हैं. So where do animals get their food from? अब animals को food कहाँ से मिलता है? भाई plants तो अपना खाना खुद बना ले रहे हैं by the process of photosynthesis, लेकिन animals जो है उन्हें खाना कहाँ से मिल रहा है? Okay, you already know that the energy from food is utilized by organism for carrying out their various body function. You know this food is must required for to carry out the various function for our body. अब हम इतने सारे वर्क करते हैं, वॉकिंग है, ईटिंग है, रनिंग है, टॉकिंग है, बहुत सारे घर के हाउस चोर्सेज रहते हैं, घर के बहुत सारे काम करने पड़ते हैं. इन सब के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी. एंड वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड. और ये फूड कहाँ से प्रोवाइड होता है? हमें प्लांट्स के थ्रू, सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन. वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट और एनिमल और बोथ. सो दीज आर द प्रोसेस इन आवर बॉडी, and for these process we require energy like digestion. whatever we are eating, तो डाइजेशन प्रोसेस जब हमारी बॉडी में स्टार्ट होती है उसके लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. एक्सक्रीशन, अनवांटेड जो केमिकल्स हैं या अनवांटेड जो फूड होता है उसे जो बाहर निकालना होता है उसके लिए भी हमें रिक्वायरमेंट होती है फूड की, एनर्जी की.
इसके अलावा रेस्पिरेशन, जो भी हम गैस को, ऑक्सीजन गैस को जो हम इनहेल करते हैं, फिर CO2 को एक्सहेल करते हैं, तो आप इसे बहुत सिंपल समझ रहे हैं, बस हमने सांस को लिया और हमने सांस को छोड़ दिया। बट इस दोनों प्रोसेस के बीच में, इनहेल और एक्सहेल के बीच में बहुत लंबी प्रोसेस होती है, और इस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जब आप ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो जब ऑक्सीजन गैस हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो पहले ये लंग्स में जाती है। लंग्स में सबसे जो नीचे का जो लोअर पार्ट होता है, सपोज दीज आर लंग्स, सबसे नीचे का जो पार्ट होता है सॉरी, यहाँ पर बहुत सारे बबल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं एल्वोलाई। ओके, दीज आर एल्वोलाई। और ये जो एल्वोलाई होते हैं, दीज आर द पार्ट्स फॉर द ट्रांजेक्शन या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दिस एयर, दिस ऑक्सीजन एयर। यहाँ पर जब ऑक्सीजन गैस आती है तो इस जगह पर फिर क्या होता है कि जो ब्लड है, वो ब्लड उसके जो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है, वो हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डिंग बना लेता है और वो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा जो ब्लड है उस ब्लड में ये ऑक्सीजन मिक्स हो रहा है और हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वो हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो गया है। अब क्या होता है, ब्लड तो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। अब इस ब्लड में जिसमें ऑक्सीजन मिक्स हो चुका है, यही ब्लड कहाँ जाएगा, हमारी सेल्स के अंदर जाता है। और सेल्स के अंदर पहले से ही जो डाइजेशन होता है, वो डाइजेशन में जो फूड, जो न्यूट्रिशन जो एब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू, वो पहले से ही ब्लड के ज़रिए कहाँ चले जाता है, आपकी सेल्स में चले जाता है। अब यहाँ पर जो पहले से आपका जो फूड है, जो न्यूट्रिशंस है वहाँ पर, अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब ये आपकी उस सेल्स के अंदर जाएगा तो यही ऑक्सीजन उस न्यूट्रिशन को, उस न्यूट्रिएंट्स को, उस फूड को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा और ऑक्सीडाइज करके उसे एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और यही एनर्जी आपकी बॉडी में स्टोर होती है और आप जो फंक्शंस जो परफॉर्म करते हैं उन फंक्शंस में इसका यूटिलाइजेशन हो जाता है। अब आप खुद देखिए, आप जो इनहेलेशन या एक्सहेलेशन, सांस को ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, उस दोनों प्रोसेस के बीच में ये लंबी प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग क्या होता है, अभी 2 वर्ड्स होते हैं, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का मतलब यही सांस लेना, बट एक्चुअली दिस रेस्पिरेशन ना, दिस इज अ केमिकल प्रोसेस एंड ब्रीदिंग दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग प्रोसेस में केवल हम क्या कर रहे हैं, सांस को ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। सो दिस इज द ब्रीदिंग प्रोसेस। बट रेस्पिरेशन में क्या होता है, यही ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो ये फूड को ऑक्सीडाइज करके उसे एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर ड्रॉपलेट्स, यानी कि वाटर जो होता है वो भी उसका ही प्रोडक्शन होता है। तो ये जो CO2 गैस होती है वो एक्सहेलेशन के ज़रिए हमारी बॉडी से बाहर आ जाती है नोस्ट्रिल्स के थ्रू। ओके, और जो वाटर है उसका यूटिलाइजेशन बॉडी में हो जाता है, क्लियर। और एनर्जी जो होती है वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर भी हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो सेल्स के अंदर होते हैं, और इसके अलावा यूटिलाइजेशन भी हो जाता है उस एनर्जी का हमारे वर्क परफॉर्मेंस करने में। ओके, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन देम, रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। तो ये सारी प्रोसेस होती हैं जिन्हें अंदर हमारी बॉडी में जो परफॉर्म होती हैं, उन सब चीज़ों के लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और ये सब एनर्जी के लिए हमें क्या चाहिए, फूड। और फूड हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से भी मिलता है, एनिमल से भी मिलता है, दोनों से मिलता है। यदि आप वेजिटेरियन हैं तो आपको सारा फूड कहाँ से मिलेगा, प्लांट से मिलेगा। यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं जैसे कि, तो इसके लिए आप मीट है, फिश है, एग्स है, ये सब आपको कहाँ से मिलेगा, एनिमल से। मिल्क ऑल्सो वी गेट फ्रॉम एनिमल। ओके, सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। ऑब्वियसली बात है, ये तो हमें समझ में आ गया कि हमें हमारी बॉडी को चलाने के लिए, बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, हर चीज़ के लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है,
हमें फूड की रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये फूड हमें कहाँ से मिलता है? ये फूड हमें हमारी कंट्री में आपको यदि लार्ज अमाउंट में चाहिए तो ये क्रॉप प्रोडक्शन के जरिए ही मिल सकता है। ओके, आर यू लुकिंग इन योर बुक प्रॉपरली? I am teaching you from NCERT book. Okay, you have to take this book from any shop, NCERT book. Clear? For every subject we are using this book only, NCERT. Okay. Now food has to be produced on a large scale. Now Paheli is saying, it is asking. This Bujo is asking about this one. So Paheli is saying food has to be produced on a large scale. In order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution of food is necessary. ऐसा नहीं कि ठीक है बहुत बड़ा स्केल पे हमने बहुत बड़ा फील्ड चूज़ कर लिया है, उसमें हम प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं और ऑटोमेटिकली हमें बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिल जाएगा। नो, इसके लिए हमें रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से पूरा मैनेजमेंट देखना पड़ेगा, फूड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है वो सब देखना पड़ेगा, सॉइल को कैसे प्रिपेयर करना है वो देखना है, एटमॉस्फेयर कैसा है, किस सीज़न में हमें किस क्रॉप को ग्रो करना है, उसको किस टाइप के मैन्यूर की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए हमें फर्टिलाइज़र डालना है या मैन्यूर यूज़ करना है, ये सब चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। सॉइल आपकी टाइट है या लूज़ है, उसमें एरेशन हवा कैसी है, क्योंकि सॉइल भी हवादार होनी चाहिए तभी हमारे प्लांट्स को एयर मिल पाएगी। तो ये सब चीज़ें, ये सारे मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है और ये सब चीज़ें किस में आती हैं? सॉइल प्रिपरेशन में आती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हम जो खाते हैं वो कैसे ग्रो करता है, फार्मर कैसे इतनी मेहनत करते हैं तब जा कर के ये फूड हमारे पास आता है। तो ये सब चीज़ों को हम देखने वाले हैं कि किस तरह से ग्रेन्स ग्रो करते हैं, किस तरह से फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस टिल 10,000 BC पीपल वर नोमेडिक। नोमेडिक इट मीन्स पहले क्या करते थे लोग? इधर उधर घूमते थे, घुमक्कड़ होते थे, एक जगह स्टेबल नहीं होते थे। वो थोड़े दिन यहाँ तो थोड़े दिन वहाँ तो थोड़े दिन कहीं और। ठीक है, खाना बदोश जिनको हम बोलते हैं, नोमेडिक इट मीन्स खाना बदोश थे वो। दे वर वंडरिंग इन अ ग्रुप फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। उनका काम क्या था? यहाँ से वहाँ घूमते रहना और उनका एक ही काम था खाना खोजना और शेल्टर, रहने के लिए कोई जगह, कोई गुफा ढूंढना। जबकि आज के हम ये सब चीज़ें करते हैं कि हम खाने को सर्च करने के लिए जाते हैं, कि हम शेल्टर को ढूंढते हैं, अपने रहने के लिए कुछ जगह ढूंढते हैं, नहीं। बट पहले का जो समय था उस समय में केवल लोगों का काम ही यही था, केवल खाने की तलाश में घूमते रहना और जगह की तलाश करना और अपने आप को सेव करके रखना। केवल एक यही काम था, इसके अलावा और कुछ काम नहीं होता था उनका। They ate raw fruits and vegetables and started hunting for animals for food. उनका जो फूड होता था, उनका क्या करते थे? वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खाते थे जो उन्हें जंगलों में मिलता था। एंड स्टार्टेड हंटिंग, उसके बाद फिर उन्होंने एनिमल्स, जानवरों का शिकार करना भी शुरू कर दिया था फूड के लिए। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, वीट एंड अदर फूड क्रॉप्स। उसके बाद धीरे धीरे जब उनके अंदर स्टेबिलिटी आई, धीरे धीरे उन्होंने एक जगह पर रहना शुरू करा। उसके बाद उन्होंने फिर धीरे धीरे कल्टीवेशन स्टार्ट करा, लैंड जो कल्टीवेट हुई उसके बाद उन्होंने फिर प्रोडक्शन स्टार्ट करा। धीरे धीरे वो राइस, वीट और दूसरे भी अदर जो क्रॉप्स थी, ग्रेन्स थे, उनको वो ग्रो करने लगे। दस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर। बस इसी के साथ ही एग्रीकल्चर की शुरुआत हो गई, क्योंकि पहले बिगिनिंग में ऐसा नहीं था, क्योंकि पहले तो वो स्टेबिलिटी नहीं थी उनके अंदर, खाना बदोश थे वो, यहाँ वहाँ घूमते फिरते रहना, जहाँ जो मिल जाए वो ले लिया, जहाँ से जो फ्रूट मिल गया, जिस भी तरह का वेजिटेबल मिल गया, जो भी एनिमल जिसका शिकार हो गया, उन सबको वो यूज़ करते थे। धीरे धीरे जब वो, और ये सारे काम वो कैसे करते थे? ग्रुप में ही करते थे, क्योंकि उन्हें अपने आप को सेफ भी तो करना था दूसरे एनिमल्स से, लाइक टाइगर, लॉयन, बिग एनिमल्स एंड ऑल्सो। उसके बाद जब वो धीरे धीरे एक जगह पर ठहरने लगे, रहने लगे, फिर धीरे धीरे उन्हें खेती की नॉलेज होने लगी।
तो वो कुछ कुछ ग्रेन्स को फिर धीरे धीरे ग्रो करने लगे, और जब उन्हें समझ में आने लगा तो कम्प्लीटली स्टेबल होकर के वो बड़े बड़े एरिया को चूज़ करके ग्रेन्स को ग्रो करने लगे, और यहीं से शुरुआत हुई आपके एग्रीकल्चर की। ओके, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called crop. क्रॉप क्या होती है भाई? ऐसे तो प्लांट्स कितनी जगह ग्रो होते हैं, लेकिन जब हमें बड़ा सा एरिया, बड़ा होना चाहिए वो एरिया भी, एक लार्ज स्केल पर जब एक ही तरह के प्लांट को हम पूरे स्केल में, पूरे फील्ड में ग्रो करते हैं, उसी को हम नाम देते हैं क्रॉप। जैसे कि वीट क्रॉप, गेहूं की खेती, एक बड़ा सा फील्ड चूज़ किया जाता है, एक बड़ा सा खेत रहता है, और उसमें हम केवल वीट के सीड्स डालते हैं, तो पूरे फील्ड में क्या होता है? केवल वीट के ही प्लांट्स ग्रो होते हैं। तो सेम काइंड ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल, दिस इज कॉल्ड क्रॉप। जरूरी नहीं है कि हमें डेफिनेशन किसी चीज़ की लिखनी है तो एक्यूरेट फॉर्म में लिखनी है कि जिस तरह से यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है बुक के अंदर। नो, आपको यदि समझ में आ गया है तो इन योर ओन वे यू कैन राइट डाउन। अब क्रॉप के लिए मुझे क्या समझ में आया? क्रॉप वो चीज़ होती है जिसको बड़े स्केल पर एक बड़े से एरिया में ग्रो किया जाता है, और उस बड़े से एरिया में केवल एक ही तरह का प्लांट ग्रो होता है, उसको हम क्रॉप कह देते हैं। तो ऑन अ लार्ज स्केल व्हेन वन वेराइटी या वन टाइप ऑफ प्लांट only at a one place only same kind of plants are grown, this is called crop. For example, crop of wheat means that all the plants grown in a field are that of wheat, यानी कि जिस फील्ड में हमने जितने भी प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं पूरे फील्ड में, वो केवल किसके होंगे? ओनली ऑफ व्हीट। ओके, तो इसको हमने क्या बोल दिया? क्रॉप बोल दिया। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल ना। You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. Cereals, different types of grains like rice, wheat, maize, okay. So these can be classified on the basis of the season in which they grow. अब पहली बात ये, हमारे पास इतने सारे ग्रेन्स तो हैं, बट ऐसा नहीं जब हमारी जो इच्छा हो रही है हमने उस सीज़न में उसको ग्रो कर लिया। हर तरह के ग्रेन्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए या फ्रूट्स के लिए एक पर्टिकुलर सीज़न डिसाइड होता है। यदि आप उस पर्टिकुलर सीज़न में उसको ग्रो करते हैं देन वी विल गेट अ वेरी गुड प्रोडक्शन, वेरी हाई प्रोडक्शन, क्योंकि हर तरह की क्रॉप के लिए एक सूटेबल सीज़न होता है। यदि हम वीट की बात करते हैं, वीट को यदि आप रेनी सीज़न में ग्रो करेंगे तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो आपको फुलफिल नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि वीट को ना तो मोर अमाउंट में वाटर चाहिए, रेनी सीजन में इतना ज़्यादा वाटर होता है, इतना पानी होता है कि मिट्टी इतनी गीली हो जाएगी कि उसे इतने पानी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, और वो प्लांट जो है वो बेकार हो जाएगा। ओके, यदि हम इसी सीज़न में राइस की बात करते हैं तो राइस को बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। यदि आपने राइस को रेनी सीजन में ग्रो किया तो दिस विल बी वेरी गुड एटमोसफियर, वेरी गुड इन्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइस, क्योंकि उसे एक तो मॉइस्चर चाहिए, वो मॉइस्चर उसको रेनी सीजन में मिल रहा है, इसके अलावा उसे बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो वाटर चाहिए वो उसको मिल रहा है। रेनी सीजन के टाइम पे आपने देखा होगा कि एक उमस टाइप या एक हॉट टाइप का सीज़न भी रहता है, तो वो रिक्वायरमेंट उसकी पूरी हो रही है, उसको वार्म कंडीशन भी मिल जा रही है। लेकिन यदि यही चीज़ें सब चीज़ें आप यदि वीट के साथ देखेंगे रेनी सीजन में तो ये सारी चीज़ें उसके अगेंस्ट जाएंगी तो वो चीज़ें ग्रो नहीं कर पाएगी। यही वीट का प्रोडक्शन यदि आप इसका एग्रीकल्चर यदि आप विंटर सीजन में करते हैं तो विंटर सीजन में क्या होता है कि उसे एक तो ठंडी हवा चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा वीट को कूल एटमॉस्फेयर मिलेगा वो उतना ही ज़्यादा अच्छे से ग्रो होगा और उसके सीड्स जो है वो उतने ही हेल्दी होंगे। इसके अलावा वाटर की कम रिक्वायरमेंट है, वो भी इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, क्योंकि विंटर में ना तो कोई बारिश आएगी, जितनी रिक्वायरमेंट है हम थोड़ा बहुत उसको दे सकते हैं इरिगेशन के थ्रू। ठीक है, तो इसीलिए एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट या एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में ही हमें पर्टिकुलर क्रॉप का प्रोडक्शन करना चाहिए। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ओके, वरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर।
अब हमारे इंडिया में आपने देखा है कहीं पर बहुत तेज़ ठंड होती है तो कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी, कहीं रेनी सीज़न बारिश होती ही रहती है, तो कहीं पर पूरे साल बारिश होती रहती है, कहीं पर पर्टिकुलर सीज़न में ही बारिश होती है। तो इंडिया में जो है डिफरेंट टाइप के आपको वेदर कंडीशंस मिलेंगी। तो हर अलग अलग टाइप के वेदर कंडीशन में आप अलग अलग तरह के ही क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं, आप अलग अलग तरह की फसल को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, अब उसमें आप देखेंगे यदि आप पोलार एरिया में जाते हैं, पोलार रीजन में जाते हैं तो वहाँ इतनी ठंड है तो वहाँ तो आप ग्रो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। यदि आपको वीट ग्रो करना है तो उसके लिए आपको विंटर एटमॉस्फेयर की रिक्वायरमेंट है। यदि आपको राइस ग्रो करना है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आपको रेनी सीजन को चूज़ करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वी शुड चूज़ द क्रॉप, कि हमें किस तरह की क्रॉप को कहाँ ग्रो करना चाहिए। इसके अलावा किसी क्रॉप को टेम्परेचर कम चाहिए, किसी क्रॉप को टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, उसको भी फोकस करना ज़रूरी है हमें। इसके अलावा पता क्या होता है सोइल की एसिडिटी। यस, सोइल जो होती है वो कितनी एसिडिक है, वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है या बेसिक है, क्योंकि बेसिक सोइल जिसमें क्षार बहुत होता है, जो बेस बहुत होता है, वो नहीं होना चाहिए। यदि सोइल आपकी बेसिक है तो आप क्रॉप को ग्रो कर ही नहीं पाएंगे, आपकी जो क्रॉप है वो ग्रो हो ही नहीं पाएगी, प्लांट्स जर्मिनेट भी नहीं होंगे और मैक्सिमम सीड जो है वो मर जाएंगे, डाई हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें आपको क्या करना है, सोइल की एसिडिटी को भी चेक करना है कि वो प्रॉपर एसिडिक है या नहीं है, 5 to 5.5 है या नहीं है, या 7 के नीचे है या नहीं है। तो ये सब चीज़ों को भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। और ये सब चीज़ें हम कहाँ किस में काउंट करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सोइल। तो ये दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ये खेती करने के लिए एग्रीकल्चर की सबसे पहली स्टेप होती है सोइल को प्रिपेयर करना। ठीक है, Accordingly, there is a rich variety of crop grown in different parts of the country. Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. These are, यदि हम डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स की बात करें तो इनको मेनली इन्होंने 2 टाइप्स में डिवाइड करा है। पहला है खरीफ क्रॉप और सेकंड है रबी क्रॉप। ओके, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वट एवर आई एम सेइंग टू यू। खरीफ क्रॉप, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन। वट आई एम सेइंग टू यू, खरीफ क्रॉप, द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। तो ये क्या टाइम पीरियड है, रेनी सीजन का टाइम पीरियड है। इंडिया में जनरली हम देख सकते हैं जून से सितंबर के बीच में रेनी सीजन रहता है, एंड दिस इज़ द टाइम पीरियड ऑफ सोइंग सीड्स फॉर खरीफ क्रॉप्स। यानी कि इस सीज़न में हम, या जून से सितंबर के बीच में हम बीजों को बो सकते हैं, किसी भी बीज को जो हमें ग्रो करना है। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एसेट्रा, दीज आर ऑल खरीफ क्रॉप्स। ये सब किस में काउंट की गई है, खरीफ क्रॉप्स में। तो हमें ये एग्जाम्पल्स पता होना चाहिए। सपोज आई एम आस्किंग टू यू गिव मी 2 एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप। यदि आपको पता ही नहीं तो क्या बताओगे आप मुझे। सो दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप। यू कैन सी पैडी, पैडी इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट राइस, डोंट गेट कंफ्यूज। ओके, पैडी इट मीन्स राइस, कॉर्न, मेज, कॉटन। Yes, these are grown in rainy season. इसके अलावा देखो मैंने इसमें ग्राउंडनट भी बताया है, सोयाबीन भी है, मेज ऑलरेडी यू हैव सीन, एंड पेडी ऑल्सो यू हैव सीन ऑलरेडी है। ओके, सो दीज आर ऑल खरीफ क्रॉप। तो इन्हें ग्रो करने के लिए हमें किस सीज़न की रिक्वायरमेंट है, रेनी सीज़न। आपको माइंड में क्या सेट रखना है, खरीफ क्रॉप जो होती हैं वो रेनी सीज़न में ही ग्रो की जाती हैं, और इसका टाइम पीरियड होता है जून टू सितंबर। आर यू गेटिंग? देन आफ्टर रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन। यू कैन सी हियर, यदि हम रबी क्रॉप्स की बात कर रहे हैं
तो उसके लिए क्या सीजन है, विंटर सीजन. सो दीज आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स एंड देयर टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च. सो दिस वन यू हैव टू लर्न. आपको पता होना चाहिए कि रबी क्रॉप के लिए सीड्स को सो करने के लिए, उन्हें बोने के लिए जो टाइम पीरियड है वो है अक्टूबर टू मार्च. इट मीन्स अक्टूबर में हम सीड्स को सोइंग कर रहे हैं. जब वो मेच्योर फॉर्म में हो रही है तो मार्च में हम उसकी क्या कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग कर रहे हैं. इट मीन्स कटिंग कर रहे हैं. यानी कि इस टाइम पीरियड पे हम इसे कट कर लेंगे और इस टाइम पीरियड पे हम इसे सोइंग करते हैं, यानी कि इसे हम बोते हैं. और इसके लिए सीज़न कौन सा होता है, विंटर सीजन. सो यू हैव टू कीप इन योर माइंड. ओके, खरीफ क्रॉप इट मीन्स रेनी सीजन एंड टाइम पीरियड जून टू सितंबर. इट मीन्स जून में आपने सोइंग करी, आपने सीड्स को उसमें बोया और सितंबर में वो मेच्योर हो जाती है जब हम उसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं. इन द सेम थिंग इन रबी क्रॉप ऑल्सो, टाइम पीरियड फॉर दिस अक्टूबर टू मार्च. इट मीन्स अक्टूबर तक हम सीड्स को सोइंग कर देते हैं और मार्च में हम हार्वेस्टिंग करते हैं. एंड अ परफेक्ट टाइम पीरियड इज विंटर सीजन. फॉर एग्जाम्पल वीट, ग्रेन, पी, मस्टर्ड and linseed. Besides these, pulses and vegetables are also grown during summer at many places. So what I am saying to you, these are example of rabi crop. You can see mustard, it means sarso, red grain, pea. You can see, so these are example of rabi crop and they do not require much more water. If they require much more amount of water, then it is grown in रेनी सीजन. इट मीन्स एज अ खरीफ क्रॉप. बट रबी क्रॉप में आप देख सकते हैं इन्हें ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, इनका मॉइस्चर में भी काम हो जाता है और इन्हें विंटर कोल्ड सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तभी इनके सीड्स, इनके जो ग्रेन्स होते हैं वो प्रॉपरली मैच्योर हो पाते हैं. दैट्स वाई दीज आर ग्रोन इन विंटर सीजन. सो व्हाट आई एम सेइंग टू यू, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. पहले हमें केवल क्या ध्यान रखना है, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप. केवल इन दो चीज़ों के बारे में आपको समझना है कि इन दोनों को हम क्या बोलते हैं. एंड व्हेन टुमारो आई विल आस्क टू यू अबाउट दिस वन, व्हाट इज रबी क्रॉप, व्हाट इज खरीफ क्रॉप एंड एग्जांपल्स ऑफ दीज. ओके, सो यू हैव टू रीड ऑल्सो. एंड आगे का जो हमारा पार्ट है वो उसे भी आप रीड करना है. यदि आप रीड करते हैं सो इट विल बी सो ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर यू. जो भी मैं आपको समझाती जाऊंगी आपको इजीली समझ में आएगा. एंड टुमारो विल डिस्कस अबाउट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. जब हम क्रॉप यानी कि जब हम खेती करते हैं किसी भी ग्रेन की, किसी भी फ्रूट की या वेजिटेबल की, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है हमारी सॉइल को प्रिपेयर करना. एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द क्रॉप प्रोडक्ट ऑफ एग्रीकल्चर. क्योंकि यदि आपने सॉइल को प्रॉपर प्रिपेयर नहीं करा है आपको प्रॉपर प्रोडक्शन मिलेगा ही नहीं. क्योंकि जब तक आपकी सॉइल प्रॉपर एरेटेड नहीं है, हवादार नहीं है, उसमें प्रॉपर मैन्यूर या फर्टिलाइज़र इट मीन्स प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, तो भी आपका प्लांट प्रॉपर ग्रो नहीं करेगा. दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर द सॉइल इन अ प्रॉपर वे. ओके, सो नाउ इन नेक्स्ट क्लास we will see this one. जय श्री राम.